हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटजिक इनसाइट। आज बात करते हैं इंडिया रशिया चाइना अलायंस के बारे में। जिस हिसाब से बढ़ते ट्रम्प टैरिफ का एक तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है दुनिया के हर छोटे बड़े देश को, कहीं ना कहीं अब कुछ बड़े देश एज एन बड़ी इकोनॉमीज जो कि कहीं चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये मिलजुल के एक अलायंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या ये अलायंस आने वाले समय में यूएसए को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि इस अलायंस की बात तो हो रही है, $54 ट्रिलियन की ये अलायंस बनने जा रही है। समझते हैं आज का टॉपिक क्या है आगे। यहाँ पे आप देखें, अब ग्लोबल पावर शिफ्ट जिस हिसाब से होते हुए नजर आ रहा है, और ये ट्रिगर क्यों हुआ है? यूएसए के टैरिफ की वजह से। बिकॉज ट्रम्प यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उनको एक ही चीज सही लगती है, अमेरिकाज फर्स्ट और मेक अमेरिकाज ग्रेट अगेन। ठीक है भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट क्या दूसरी कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेगी? हर कंट्री एक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, और उसी में आप देखें इंडिया, चाइना, रशिया अपना नेशनल इंटरेस्ट यहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से टैरिफ लगे इंडिया पे, कल 27 अगस्त है और 27 अगस्त को 50% टैरिफ लेवे हो जाएंगे इंडिया के ऊपर। साथ ही साथ चाइना की बात करें तो ट्रम्प अभी भी थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आपने हमें रेयर मैग्नेट्स नहीं दिए तो हम आपको 200% टैरिफ आप पे भी अप्लाई करेंगे। रशिया पे तो सैंक्शंस की बात चलती ही रहती है। इसके वजह से नया एक रिशेप लेते हुए नजर आ रहा है पूरा ग्लोबल मॉडल, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस पे अब चर्चा होने लगी है। क्या एक ऐसा अलायंस तैयार हो रही है जो डेफिनेटली यूएसए को टक्कर देगी? यहाँ पे अगर आप देखें साफ साफ, इंडियाज प्लान टू काउंटर यूएस टैरिफ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया झुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो यूएसए टैरिफ जो भी हैं उसने नकार दिए हैं, और वो कहता है पहले आप खुद रुको। आप भी रशिया से यूक्रेन इंपोर्ट करते हो, गैस इंपोर्ट करते हो, यूरोपियन यूनियन गैस इंपोर्ट कर रही है, आप लोग उन लोग से कुछ नहीं कह रहे हो। चाइना ज़्यादा यहाँ पे हमसे ज़्यादा फ्यूल चाइना परचेज कर रहा है 35%, हम लोग 26% परचेज कर रहे हैं। स्टिल यूएसए को इंडिया पे टैरिफ ज़्यादा दिख रहे हैं। इसी के चलते अब यहाँ पे एक नई अलायंस की बात होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी आप देखें, इंडिया, चाइना, रशिया, हाउ ट्रम्प्स टैरिफ could give birth to a 54 ट्रिलियन ग्लोबल पावर हाउस। और ये सब हुआ भी ऐसे ही है। हालांकि इंडिया, चाइना, रशिया इतनी इजीली एक दूसरे की साइड इंक्लाइन नहीं होते, नो डाउट। ये तीनों एक जो डिप्लोमेसी है, मैच्योर डिप्लोमेसी रहती है इन तीनों कंट्रीज की, बट जिस हिसाब से ये टेरिफ गेम चला है, ये तीनों एक रीसेप हो चुके हैं और अब एक ही लाइन में एक अलायंस बनते हुए नजर आ रही है ट्राइड्स की। आने वाले समय में अगर आप देखें, अब ये हो क्यों रहा है? जिस हिसाब से ट्रिगर टेरिफ हुए हैं, और टेरिफ इसलिए लगा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई इसकी वजह से उनकी यूएस इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगी और प्रोटेक्ट रहेंगी बाहर की कंट्रीज जो इस हिसाब से यहाँ पे टेरिफ लगाते हैं। बट इसके कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप देखें कि किसी एक कंट्री पे अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो कंट्री आपकी ही सुनने लग जाएगी। डेफिनेटली वो अपने एक नेशनल इंटरेस्ट में अपना ज़्यादा पहले देखेगी कि भाई ये टैरिफ मुझे फ़ायदेमंद होगा लॉन्ग रन में या नहीं होगा, या शॉर्ट टर्म में मुझे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हर कंट्री अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट देखती है, और इसी वजह से आप देखें पुशिंग राइवल्स क्लोजर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आरआईसी ग्रुप का एक फिर से उभरता हुआपन को एक सिनेरियो देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, और इंडिया, रशिया, चाइना यहाँ पे एक नए ऑल्टरनेटिव की तरह बनते हुए नजर आ रहा है। अब ये ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कंट्रीज अपने अपनी फील्ड में माहिर हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास द सर्विस पावर हाउस है। सर्विस पावर हाउस मतलब $250 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की। ग्लोबल आउटसोर्सिंग और डिजिटल सर्विस सबसे ज़्यादा अगर कहीं आपको दुनिया भर में मिलेगा तो इंडिया में मिलेगा। इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इवन यूएसए की सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू कहीं आता है इन्फोसिस में तो 66% यूएसए से रेवेन्यू आता है, क्योंकि आईटी सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंडिया ही सर्विस देता है। यंग वर्कफोर्स है, फ्यूलिंग ग्रोथ है, तो इंडिया का आईटी सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इनहेंस है इस मामले में। दूसरे नंबर पे आता है भाई जैसे चाइना। तो चाइना की बात करें तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि इनके पास लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब है। हर छोटे से बड़ी चीज़ ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, छोटे से छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ही बड़ा हो, ये उसको रेडी करके देने की दम रखते हैं। और इनके पास डेफिनेटली उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि ये रातों रात आपको एक वेल डिफाइंड और वेल डिजायर्ड टारगेट अटेन करा सकते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिस हिसाब से चाइना का चला था, तो उसके थ्रू इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा लिंक कर दिए हैं। एशिया हो गया, यूरोप के मार्केट्स एंड अफ्रीका के मार्केट्स एक्सेसिबल ईजी रहे हैं वाया रोड्स एंड रेल। फर्दरमोर इन दोनों देशों की जो मदद कर सकता है वो है रशिया। रशिया क्यों? क्योंकि जो एनर्जी जायंट है वो रशिया ही है।
और रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल, गैस और मिनरल्स के भंडार हैं भाई। तो डेफिनेटली सप्लाई अफोर्डेबल रहेगी, एक डिसेंट रेट रहेगा, जहाँ पे एनर्जी इंडिया और चाइना को ईजिली मिलती रहेगी। अब ये क्रिटिकल एक चीज़ ज़रूर आती है यहाँ पे आने वाले समय के लिए कि भाई ऑयल तो डेफिनेटली अभी भी रशिया से ही खरीद रहे हैं इंडिया चाइना, बट आने वाले समय में क्या ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि एक साइड तो हो गया भाई आईटी सर्विस इंडिया का, दूसरी साइड आप देखें चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया और रशिया का एनर्जी सेक्टर। तीनों ही अगर एक दूसरे का साथ देते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ी अलायंस बन के निकल के आ सकते हैं। बट यहाँ पे आने वाले समय में एक अनस्टेबिलिटी के भी बादल रहेंगे, फिलहाल उस पर भी डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड द डॉलर अगर आप देखें तो यहाँ पे मूव टुवर्ड डी डॉलराइजेशन, तीनों ही इकोनॉमी एक चीज़ पे दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं कि भाई डॉलर का यहाँ पे फोकस कम रखना है, उसमें ट्रेड कम करनी है, रादर लोकल करेंसीज यूज़ करेंगे। जैसे आप देखें चाइना यहाँ पे अपना युआन यूज़ करेगा, रशिया रूबल यूज़ करे एंड इंडियन रुपीज़ जो रहेगा, एक दूसरे का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लोकल करेंसीज यूज़ करें, जिससे कि जो इम्पैक्ट रहे वेस्टर्न सेक्शन का इन फ्यूचर के सैंक्शंस लग रहे हैं तो वो ज़्यादा अपन को देखने को ना मिले। और इसी वजह से आप देखें कि ब्रिक्स अपनी खुद की एक करेंसी भी लॉन्च करने के लिए रेडी हो रहा है इनकमिंग फ्यूचर। अब ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका, वो भी अगर आप समझें तो पोटेंशियल तो है भाई $54 ट्रिलियन इकोनॉमिक फोर्स का, बट ये जो इकोनॉमिक फोर्स इतना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका हर कोशिश करेगा इस ग्रुप को कहीं ना कहीं तोड़ने की, वो हुक और बाय क्रुक वो करता रहेगा। स्विफ्ट जैसे हिसाब से आप देखें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, मान सकते हैं अभी ये ऑर्डर इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हो पाएगा इंडिया चाइना रसिया की तरफ, कई दिक्कतें आएंगी, बट इन लॉन्ग रन ये डेफिनेटली एक काम करते हुए नजर आएगा अगर यूएसए का बिहेवियर ऐसा ही रहता है। काउंटर बैलेंस अगर करना है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को और यूएसए को, तो यही एक ग्रुप है दुनिया में फिलहाल जो डेफिनेटली यूएसए को काउंटर कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में यूएसए को काउंटर करना फिर इतना आसान नहीं है और कोई कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि भाई उसको टैकल कर पाएँ। दूसरी साइड चैलेंजेस क्या रहेंगे, जैसा मैंने कहा था कि इंडिया चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। हालांकि वो रिजॉल्व भी हो गया है, बट टाइमली कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के हिसाब से, और जो भी रहता है अलग अलग कुछ मिसक्रिएंट एलिमेंट्स होते रहते हैं दुनिया भर में, जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा रहता है। रशिया पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, रशिया को फेस करना पड़ते हैं सैंक्शंस वेस्ट की तरफ से, और इसी वजह से जो पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट बन जाता है। हालांकि अगर रशिया यहाँ पे खुल के इंडिया और चाइना के लिए अपना फ्यूल ईजी एक्सेस करता है, एक्सेसिबिलिटीज़ देता है, तो डेफिनेटली उसको रशिया को उतना ज़्यादा सैंक्शंस की फिर डर नहीं रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इंडिया और चाइना, और यहाँ से तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा, गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा ली जाती है, जिसके चलते यहाँ पे इनको रेवेन्यू की कमी नहीं होगी। अब ओवरऑल इस पूरे जितना भी सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज़ निकल के आती है कि अलायंस में जो बनने जा रही है इंडिया चाइना और रशिया की, हैज़ पोटेंशियल टू रीडिफाइन ग्लोबल पावर। यहाँ ग्लोबल पावर शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया चाइना और रशिया तीनों ही अगर आप मिलिट्रीली देख लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एडवांस होते जा रहे हैं समय के साथ, और इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बड़ी इकोनॉमी आने वाले समय में यही रहने वाले हैं। रशिया जिस हिसाब से इनकी एनर्जी नीड्स पूरी कर सकता है, तो इन दो देशों को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए ग्रोथ के लिए तो वो एनर्जी है, और एनर्जी अगर कोई एक देश कंप्लीट कर रहा है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये ट्रियो ग्रुप जो है ये स्टैंड अप ज़रूर होगा अगेंस्ट यूएसए एंड वेस्ट यूरोप यूनियन। आने वाले समय में आप देखें, अब सक्सेस जो है वो डिपेंड करेगी कितना अच्छा कोऑपरेशन रहेगा कौन सी कंट्री के बीच, क्योंकि जहाँ पे भी कोऑपरेशन कम हुआ वहीं से कहानी पलटने लगेगी। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि आने वाले समय में हर देश की सरकारें भी बदलती रहती हैं, कौन कितना इंक्लाइन रहता है। अब जो भी फ्यूचर मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा, फिलहाल के लिए भाई नज़रें हैं दुनिया की सिर्फ एक पे, यूएसए पे। अगर यूएसए यहाँ पे टेरिफ ना खेल के सबको एक साथ लेके चले या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दे दुनिया के साथ, तो डेफिनेटली सारे देश उसकी लिए हमेशा रेडी हैं। और यूएसए जैसे देश को तो पहले ही सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि एक बड़ा लीडर हो गया, ग्लोबल पावर है, जो दुनिया को एड देती थी, आज की डेट में वो दुनिया को एड की देने की जगह उन पर टेरिफ का गेम लगा के उल्टा ही वो लॉसेस क्रिएट करा रही है उनकी इकोनॉमीज़ में और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमीज़ में। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, ये तो भाई वही जानते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। जियोपॉलिटिक्स के और भी टॉपिक ऐसे ही देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रैटेजिक इनसाइट। जिस मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।